जय हिंद दर्शकों, आज हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में। हमने पहले बात किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग के बारे में। यहाँ पर है हम लोग पढ़ेंगे 1.2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें पढ़ना है कि आप इर्द गिर्द देखते हो कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आप लिविंग ऑर्गेनिज को क्या करते होगे, बात करते होगे, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज को आप इर्द गिर्द देख रहे हो, अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो आप देखते हो इर्द गिर्द क्या कि आपको गमले में क्या है, पेड़ पौधे हैं। आप इर्द गिर्द और भी देखते होगे तो कीट है बहुत प्रकार के। आसमानों में क्या है, आसमान में चिड़ियाँ उड़ रही है। आप देखते होगे घरों में, देखते होगे अपने घरों में देखते होगे तो जो पालतू जानवर जो आप पालते होंगे यानी कि पेट्स देखते होगे, अलग प्रकार के एनिमल के रूप में रहते हैं। तो इर्द गिर्द जितने भी देखे आपने एनिमल प्लांट, तो जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, सेवरल ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई पड़ते होंगे। वो भी कोई ऑर्गेनिज्म जो आपको नेकेड आई से दिखाई पड़ते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं जिससे आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप का नीड होता होगा, है ना, तो यूज़ करना पड़ता होगा। तो जैसे आप अपने एरिया आँखें जहाँ तक लंबी दूरियां तक आप करते होगे तो क्या होता होगा, उनका जो नंबर है, स्केल है, इस तरीके से उनके रेंज, वैरायटी, ये सब क्या होते जाते होंगे, बढ़ते जाते होंगे। आप जब जाते होगे, घने जंगल जाते हो, तो वहाँ पर भी देखते हो कि ज़्यादा नंबर में क्या, ज़्यादा प्रकार के सजीव आपको पाए जाते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग प्रकार के आप प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म आप वहाँ पर देखते हो। तो वहाँ पर देखते होगे एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग स्पीसीज आपको दिखाई पड़ते हैं ना। जैसे पैंथरा है तो उसका लियो है, टिग्रिस है, पार्डस है। तो इस तरीके के एक जीनस का बहुत सारे स्पीसीज देखते होगे, या एक ही ऑरेंज का अलग अलग प्रकार के स्पीसीज देखते हो। जैसे कोई क्रोकोडाइल देखते हो तो क्रोकोडाइल होता है, एलिगेटर होता है, गैबिल होता है, सभी होते हैं जो मगरमच्छ के जैसे। तो अलग अलग प्रकार का है। तो इस तरीके से आप एक कोई भी जीनस का, या मान लो कोई भी ऑर्गेनिज का पार्टिकुलर अनेक प्रकार के स्पीसीज देखते होगे। तो जितना भी अर्थ है, जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म है, उनके जो स्पीसीज है, नंबर ऑफ जो स्पीसीज है 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन है। कितना है? 1.7 टू 1.8 एम है, यानी कि मिलियन है। तो अब हम लोग समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी आखिर क्या है। बायोडाइवर्सिटी वही है जब नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग अर्थ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे कितना नंबर में है, कितना उसका संख्या है, किस किस प्रकार की आपको ऑर्गेनिज्म है जो पृथ्वी पर है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो डेट इज बायोडाइवर्सिटी समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी कि कोई भी पार्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है लाई है कहाँ पे, यानी कि प्रेजेंट है आपको और अकर्ड इन अर्थ इन माइनर फॉर्म, इन माइनर स्केल। तो इस तरीके से वो बायोडाइवर्सिटी। जब लार्ज स्केल में पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी, नहीं डाइवर्सिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये समझा। आगे है कि जब आप ऑरेंज को देखते होगे तो कुछ जो है आपको एकदम नए ऑरेंज जब सामना होता होगा कि आप उसको पहचानते ही नहीं हो, तो उसका क्या करते होंगे, पहचानते हो, फिर उसको कोशिश करते हो कि उसका लक्षण क्या है, फिर उसको पहचानते हो। अगर नहीं पहचानते हो तो उसका क्या करते हो, एक जो पार्टिकुलर इवन ओड वन है अगर, तो उसका क्या करते होगे, तुम लोग नेमिंग करते होगे। उसके बाद क्लासीफाई करते हो कि इसको फिर से रखना किस में है, तो कैरेक्टरिस्टिक के अनुरूप। तो इस तरीके से नए ऑर्गेनिज्म को क्या करते हो, तुरंत पहचानने की कोशिश करते हो और क्लासिफिकेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हो। आगे है कि ऊपर दिया गया था कि कितना मिलियन ऑफ प्लांट एनिमल आपने पूरे पृथ्वी पर देखा। तो इस तरीके से इतने मिलियन 1.7 टू 1.8 था हमने। तो जितने भी आपको स्पीसीज है आप अपने इर्द गिर्द देखते होगे, अपने नज़दीकी क्षेत्र में देखते होगे, तो उसका अलग अलग लोकल नेम से हम लोग जानते हैं। जैसे आम ही है तो कोई सिपुआ बोलता है, कोई मालदा बोलता है ना। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे बनाना है तो बनाना कोई अलग होता है ना, तो अलग अलग नेमिंग होता है। तो चिनिया होता है, कोई सिंहपुरिया होता है, जो भी हो है अलग अलग। तो जो आपको जो लोकल नेम है वो लोकल नेम अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह के अनुरूप उनका नेम है, उसे लोकल नेम कहा जाता है ना। तो इस तरीके से पूरे जो कंट्रीज़ में उनका अलग अलग नाम है, उनको अलग अलग पहचान है। जैसे गुलाब को ही अगर जानो तो गुलाब को हम लोग यहाँ पर इंडिया में हिंदी में क्या कहते हैं, गुलाब कहते हैं, है ना। इंग्लिश में रोज़ कहते हैं। आपको बंगला में क्या कहते हैं, गुलाबा कहते हैं, है ना। लगता है कि तमिल में गुलापास कहते हैं, गोलापा कहते हैं तमिल में शायद। तो इस तरीके से अलग अलग हो जाता है ना जो टर्म है। तो इस तरीके से अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग आपको उसका नेमिंग आ जाता है। तो इसलिए क्या है कि हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न, हमें पहचानने में क्या होता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग उसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक अलग तौर तरीका इस्तेमाल करते हैं कि सभी जगह
उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए, इसीलिए हम लोग उसको एक लाइफ है तो इसलिए बायोलॉजिकल नेम देते हैं। तो अब है यहाँ पर हमें स्टैंडर्डाइज होना है कि उस कॉमन नेम को स्टैंडर्ड एक नेम देना है। तो उस पार्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसको नेमिंग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दैट इज नोमेनक्लेचर कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो इस तरीके से आगे है कि प्रायर नोमेनक्लेचर जो है तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब हम लोग उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जाने, उसको अच्छे तरीके से समझे, है ना। तो इस तरीके से और उस क्या क्या करना है तो नेमिंग करने में, तो नेमिंग करते तो नोमेनक्लेचर होता है, तो उसको हम लोग अच्छा तरीके से जानना समझना पड़ता है। जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, लैटिन नेम, लैटिन के फॉर्म में क्या लिखा है, जीनस स्पीसीज, है ना, तो कैसे लिखना है, ये सब काफ़ी आपको मुश्किलों से सामना होना पड़ता है। तो काफ़ी शुद्धियाँ वहाँ पर प्रस्तुत होती है। अब है आगे, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करते हैं कि पहचानते हैं कि नेमिंग देना है, तो हम लोग पहचानते हैं पहले कौन ऑर्गेनिज्म है। तो डैट इज सबसे पहला जो कार्य करते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो उसके लक्षणों के अनुरूप क्या करते हैं, लक्षण हमें एक्सेस करता है आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद हम लोग उसे नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। दैट इज आगे है। अब उसी के क्रमबद्ध, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैज एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्यूर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नो ऑर्गेनिज्म। जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म हैं, जाने पहचाने जो ऑर्गेनिज्म हो, उसको क्या किए साइंटिस्ट ने, उसका नाम देना समझा। और वो नाम देना समझा तो जो नाम देते उस नेम को साइंटिफिक नेम के नाम से जाना जाता है ना। तो जितने भी बायोलॉजिस्ट थे पूरे अर्थ पे, जैसे प्लांट है, प्लांट का साइंटिफिक नेम जो एग्रीड किया गया, उनके जो अलग अलग सिद्धांत थे उनके लक्षण के अनुरूप तो दिया गया। डैट इज उनका एक अलग होता था, जो इंस्टीट्यूट जैसे प्लांट को प्रेफर करते थे, तो डैट इज क्या होता था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि इंटरनेशनल यानी कि IC फॉर कोड, और बोटेनिकल फॉर बोटेनिकल तो फोर हुआ तो फोर को नहीं लिया जाता था, B फॉर बोटेनिकल तो B और N। तो इस तरीके से ICBN शॉर्ट फॉर्म हुआ। उसी तरीके से एनिमल को जो नेमिंग देते थे उसे एनिमल टेक्सोनोमिस्ट कहते थे, जो नेमिंग देते थे। तो इसका जो कोड होता था, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICGN के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से साइंटिफिक नेम देने में हम लोग क्या करते थे, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देने में, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक पार्टिकुलर नेम होता है कि साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, और वो सभी जगह आपको एक्सेप्टेड होता था। दुनिया में जितने भी जगह पर आम का पेड़ है तो उसका एक ही नेम होगा, मैंजीफेरा इंडिका। अगर बनियान है ना, तो डैट इज एक ही नेम होगा, फिकस बेंगालांसिस। कॉकरोच है तो डैट इज पेरिप्लेंटा अमेरिकन। अलग अलग स्पीसीज है तो उसका स्पेसिफिक नेम बदल जाएगा। तो इस तरीके से अगर लायन है तो पैंथरा लियो, आपको गेहूं है ट्रिटिकम एस्टिवम, नाम से सुने ही होंगे। अगर चावल है यानी कि आप जानते हो तो डैट इज ओराइजा सटिवा। तो इस तरीके से सभी के अलग अलग होते हैं। मटर है पाइजन सटिवम, तो इस तरीके से अलग अलग। चूहा है तो रेटस रेटस, तो इस तरीके से प्रत्येक। रोज है इंडिया का है तो रोजा इंडिका। तो इस तरीके से प्रत्येक का पार्टिकुलर अलग साइंटिफिक नेम होते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि बर्ड में अलग प्रकार के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्या सेम नेम नहीं दिया गया है ना, सेम नेम नहीं दिया गया है सभी को उसके मतलब कि अनुरूप। अगर लैटिन बर्ड में दिया जाता, क्या क्या नोमेनक्लेचर में होता है जो आगे बताया गया है बुक के कंटेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो दे ऑल्सो इंस्यूज दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से पूरी अच्छे तरीके से जाकर के पहुँचे कि उस नाम का और कहीं पर यूज नहीं होना है, जो नेम दिया जाएगा वहीं तक उचित रहेगा। इसीलिए हाँ, अलग अलग प्रकार के नियम इस्तेमाल होते हैं नेमिंग करने में, ये हमें जाननी है। अब है आगे है कि जितने भी बायोलॉजिस्ट है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इसको सार्वभौमिक तौर पर से पूरे के पूरे लोग क्या करें, यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट करें, है ना। मतलब कि एक्सेप्ट का मतलब हुआ कि यहाँ पर उसको सभी लोग मतलब कि यही समझे कि ये नेम उचित है ना। तो इस तरीके से उसको फॉलो करे वो। तो देखिए जो कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट का यूज किया जाएगा साइंटिफिक नेम में। पहला जो कंपोनेंट है डेट इज जेनरिक नेम, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। तो इस सिस्टम को जो है क्या कहा जाएगा, दो कंपोनेंट नेमिंग यूज हुआ, जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। इसीलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से हम लोग जानेंगे। इसे क्या कहेंगे, डेट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर।
तो इसे हम लोग क्या कहा जाएगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो नेमिंग जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किनके द्वारा किया गया था, कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा अपनाया गया था। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन्हीं के द्वारा आपको प्रैक्टिसाइज किया गया था। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो नेमिंग दिया जीनस और स्पीसीज नेम, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाया। आगे जो साइंटिस्ट आए थे आपको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए भी जाने जाते हैं, आपको लैमार्क, है ना। तो बहुत सारे ऐसे हैं। चलिए, जैसे मैंगो है, तो मैंगो है हमारे अर्थ पर है, तो उसका अलग नेम दिया गया, है ना। तो जो नेम दिया गया आपको डैट इज क्या कहलाया, डैट इज आपको साइंटिफिक नेम कहलाया। अगर प्लांट है तो डैट इज बोटेनिकल नेम, अगर एनिमल है तो डैट इज उसका जूलॉजिकल नेम होगा। तो अब साइंटिस्ट जो देते थे नेम साइंटिफिक नेम कहलाता ही था, है ना। और साइंटिफिक नेम जैसे मैंगो का क्या होगा, इसको देखिए समझना है कि साइंटिफिक नेम मैंगो का क्या होता है, डैट इज मैंजीफेरा इंडिका होता है। तो डैट इज क्या है, दो नेम है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बाइनोमियल नेम कहा जाता है। तो यहाँ पर है मैंजीफेरा रिप्रेजेंट करता है किसको, जीनस को, जबकि इंडिका जो रिप्रेजेंट करता है वो पार्टिकुलर स्पीसीज को रेफर करता है, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पर जो मैंजीफेरा जो टर्म है, ये जो टर्म है ये आपको जीनस को रेफर करता है, जबकि आपको इंडिका जो टर्म है यहाँ पर, ये इंडिका टर्म आपको डैट इज किसे रिप्रेजेंट करता है, आपको स्पीसीज को। तो इस तरीके से जो यूनिवर्सल रूल है नेमिंग करने में जो निम्नांकित है, तो यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से नियम लगेंगे जो देखना। पहला है कि बायोलॉजिकल नेम लिखने में कौन से आपको फॉर्म में लिखना है, लैटिन फॉर्म में लिखना है, इटैलिक फॉर्म में लिखना है, लैटिन फॉर्म होना है, ये समझाया गया, यानी कि लैटिन ऑरिजिन में रखना जरूरी है। दूसरा नियम था कि बायोलॉजिकल नेम का जो पहला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, जीनस होगा, जबकि दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि स्पीसीज को रेफर करेगा। अब तीसरा है कि अदर वर्ड में अगर बायोलॉजिकल नेम है तो उसको लिखा कैसे जाएगा, तो उसको लिखने का तौर तरीका है कि उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। अंडरलाइन, जैसे मैंजीफेरा इंडिका है तो इसको अंडरलाइन किया जाएगा, अलग अलग अंडरलाइन के सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जीनस को अलग। अब प्रिंटेड में लिखा जाएगा, कर्सिव राइटिंग का यूज नहीं होगा, प्रिंटेड मतलब जिस तरीके से बुक में लिखा हुआ उसी तरीके से लिखेंगे, है ना। बुक में देखिए कोई भी अक्षर एक लेटर दूसरे लेटर से एक साथ है जुड़ा हुआ नहीं ना, तो जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। इटैलिक यानी कि इस तरीके से सीधा नहीं होगा, टेढ़ा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। कंप्यूटर में इटैलिक आता होगा, इटैलिक फॉर्म में करते होगे तो आपको जो वर्ड होता होगा डैट इज टेढ़ा हो जाता होगा। इस तरीके से लाइन कट गया, इसे बंद कर देते हैं, तो डैट इज टेढ़ा होता है, तो उसे इटैलिक कहा जाता है। तो इस तरीके से इटैलिक फॉर्म में रहेगा। फोर्थ नंबर में है कि कोई भी हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, जो पहला लेटर है वो कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। जीनस का पहला लेटर तो होगा ही जीनस में, क्योंकि जेनरिक नेम है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जबकि जो दूसरा है आपको रेगुलर का रेगुलर आपको क्या होना चाहिए, डैट इज स्मॉल फॉर्म में होना चाहिए। इस तरीके से जो उसके बाद क्या है, ऑथर का नाम लिखा रहना चाहिए स्पीसीज के बाद, यानी कि इंडिका के बाद क्या होगा, आपको जो ऑथर ने क्या किया है, बायोलॉजिकल नेम दिया है, उनके बारे में लिखाना था। यानी कि जैसे मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो साइंटिस्ट है उनका शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए LINN डॉट होना चाहिए, या तो पूरा नाम होना चाहिए। लेकिन इस लीन पर अंडरलाइन करना मना है, तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पर अंडरलाइन नहीं होगा, हमेशा ऑथर नेम पे अंडरलाइन नहीं होता है। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, इसका मतलब होता है कि इसके बारे में लिनियस ने समझाया था। आगे हम लोग स्टडी करते हैं कि जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग इसको समझने में, जैसे नेमिंग तो हमने दे दिया, लेकिन हमें काफ़ी इम्पॉसिबल होता है कि आखिर इसको रखे किस में, है ना। ये प्लांट में रखे, एनिमल में रखे, जब हमने नेमिंग दिया तो हम समझते हैं कि उसको आखिर रखा जाए, अलग अलग प्रकार के लक्षणों के अनुरूप हम लोग उसे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई करने का जो प्रोसेस है, क्लासीफाई करने का जो पद्धति है वो क्या है, काफ़ी सुलभ है, यानी कि काफ़ी एकदम आसान है ना। आसान रूप में उसके जो लक्षण है उसको ऑब्जर्व करके किया जाता है, यानी कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के अनुरूप क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर है, जैसे आपको डॉग है, कैट है, इंसेक्ट है, उसको कैसे पहचानते हैं, तो इसमें डॉग, कैट, इंसेक्ट है, इसमें कोई भी प्लांट एनिमल में कौन है, तो तीनों जो है एनिमल्स है ना। तो अलग अलग प्रकार के प्लांट लेंगे, एनिमल लेंगे, तो हम लोग समझते हैं कि कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो उसको हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उनके लक्षणों के अनुरूप क्या करते हैं, क्लासीफाई किया जाता है। तो जैसे द मोमेंट बी यूज
एनी ऑफ दिस टर्म्स बी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो क्षण होता है काफ़ी ऐसा क्षण होता है कि हम लोग को समझने के लिए अलग अलग लक्षणों का सहारा लेना पड़ता है, जो उनके निश्चित लक्षण होते हैं। तो उस ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप इमेजिन करोगे कि जो डॉग है तो डॉग कैसा होता है इसके बारे में जानते हो, तो अब आप डॉग को क्लासीफाई करो कि ये डॉग है, ये कैट है, ये इंसेक्ट है। तो डॉग को डॉग कैटेगरी में रखोगे, तब कैट को कैट कैटेगरी में, प्लांट को प्लांट कैटेगरी में, एनिमल को एनिमल कैटेगरी। तो इस तरीके से अलग अलग जो डिफर ऑर्गेनिज्म है उसको रख पाओगे। तो जैसे यहाँ पर जैसे आप प्रायः क्या डॉग के बारे में सुनते हो, तो डॉग के बारे में सुनते हो तो लगता होगा कि डॉग इस तरीका का होता है, कैट के जैसा नहीं होता है। तो इस तरीके से, लेकिन आप जब सुनते होगे, सोचते होगे अल्सेशियन के बारे में, ना तो आपको डॉग के बारे में बोला गया ना कैट के बारे में, सीधे बोला गया अल्सेशियन। तो आप जब जानते हो कि अल्सेशियन का मतलब क्या होता है, तो अल्सेशियन क्या होता है, तो अल्सेशियन एक प्रकार का डॉग होता है। तो इस तरीके से हमने समझा। आगे है सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल बी एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स। तो हम लोग आगे उसे मैमल्स में रखते हैं। उसके बाद जब मैमल्स है तो मैमल्स को हम लोग, मैमल्स क्या होता है जिनमें मेमोरी ग्लैंड होता है, तो उनके लक्षण हम समझेंगे कि जिनमें मेमोरी ग्लैंड है कि फीमेल में, है ना। तो इस तरीके से मैमल्स के जो लक्षण होते हैं उनको जान पहचान के उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के अनुरूप मैमल्स में रखेंगे। और मैमल्स जितने भी हैं उसको एनिमल क्राइटेरिया में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि दैट इज, हम लोग समझेंगे कि उनमें क्या होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, बॉडी पर हेयर होते हैं। इसके अनुरूप प्लांट जैसे है, भीट को हम लोग अपने माइंड में आएगा तुरंत कि भीट में क्या होता है, कैसा होता है। तो भीट जो होता है दैट इज मोनोकोटिलेडन होता है। आपको राइस भी होता है, मोनोकोटिलेडन होता है, लेकिन भीट का शेप कैसा होता है, उसके लीफ कैसे होते हैं, राइस के कैसे लीफ होते हैं, है ना। आपको दैट इज इस तरीके से हम लोग उसको पहचान करके, है ना, अलग अलग ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर के अनुरूप हम लोग उसको क्या करेंगे, दैट इज क्लासीफाई करेंगे। जैसे यहाँ पर लिया गया है डॉग, कैट, मैमल्स, बीट, राइस प्लांट, एनिमल। इन लोग को हम लोग को क्या करते हैं, काफ़ी सुविधा होता है। हम लोग कैसे सुविधा पूर्वक हम लोग अगर बांट दिए तो यानी कि उसके लक्षणों को क्या किया है, हमने अवलोकन किया है। तो जो साइंटिफिक टर्म यहाँ पर इस्तेमाल होगा, अब हम लोग इस यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टर्म दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म लिया है ना। तो इसको जो अलग अलग हम लोग रखेंगे रैंक में, अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा, कैटेगरीज या तो टैक्सा, यानी कि टैक्सा कहा जाएगा। तो टैक्सा जो है प्लूरल वर्ड है, इसका जो सिंगल बर्ड होता है टैक्सॉन होता है, ठीक है। तो टैक्सा कहो या कैटेगरीज कहो या रैंक्स कहो, बात एक ही है, ठीक है। आगे है कि आप पहचानने में काफ़ी, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। तो इस तरीके से टैक्सा 7 होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, है ना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। तो इस तरीके से प्लांट आल्सो फॉर्म ए टैक्सा। प्लांट भी टैक्सा का फॉर्म है, भीट भी आपको टैक्सा का फॉर्म है, एनिमल्स भी, मैमल्स भी। तो एनिमल, मैमल, डॉग आर ऑल टैक्सा, बट यू नो डॉग क्या है, जैसे एनिमल, मैमल, डॉग, इन तीनों में रिलेशन है। जितने भी आपको देखे होंगे कि डॉग, तो डॉग क्या होता है, मैमल्स होता है, मैमल्स को फिर एनिमल्स में रखा जाता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर के अनुरूप हम लोग आपको मिनिमल से आपको मेजर में हम लोग क्लासीफाई करते चले जाएंगे, है ना। तो टैक्सा है अलग अलग, एक टैक्सा दूसरे टैक्सा से क्या रहेगा, काफ़ी रिलेशनशिप बनाए रखेगा, ठीक है। तो एआरकियल फॉर्म में, तो इसीलिए जो है एनिमल्स के अंदर मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे जो इसमें मेमोरी ग्लैंड होते हैं, जैसे डॉग है यहाँ पर, है ना आपको। तो इस तरीके से अलग अलग टैक्सा के डिफरेंट लेवल हैं। जैसे किंगडम सबसे सुपीरियर है, उसके नीचे क्या होता है, फाइलम होता है एनिमल के लिए, डिवीजन होता है प्लांट के लिए, है ना। तो किंगडम के बाद क्या आ गया, फाइलम या डिवीजन, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस तरीके से अलग अलग टैक्सा है। तो हम लोग टैक्सा का जब स्टडी करते हैं तो किसके आधार पर, लक्षणों के आधार पर, है ना। क्योंकि हमने क्लासीफाई किया लक्षणों के आधार पर, अगर लक्षण नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम होता है। इसीलिए जितने भी सजीव है उसको क्लासीफाई करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो इन डिफरेंट टैक्सा, तो पहचानने के लिए हम लोग को अलग अलग प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर पाते हैं
क्लासिफिकेशन तक पहुँचे, तो इस पूरे प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। दूसरे रूपों में टैक्सोनॉमी को कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफाई किया गया प्रोसेस, तो पूरा का पूरा स्टडी ब्रांच क्या कहलाया, बायोलॉजी का टैक्सोनॉमी कहलाया। जैसे है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर, आज के जो है, जैसे कि आज के क्या होते हैं, आज का जो दिन है, अगर देखा जाए कि नाउ डे में क्या है, टैक्सोनॉमी किस तरीके से रीड किया जाता है, तो बहुत सारे आपको कैरेक्टर ध्यान देना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, जैसे एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल यानी कि मॉर्फोलॉजी, इंटरनल यानी एनाटॉमी, है ना। तो हमारा शरीर अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, बाहर क्या क्या लक्षण दिख पकड़ सकते हैं, है ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो बाहर क्या क्या है, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आसानी होता है। जैसे सेल हमारे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल किस तरीके से बना हुआ है, कैट का सेल अलग जैसा होता है, डॉग का सेल अलग होता है ना, ह्यूमन का सेल अलग होता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसका एम्ब्रो है, उसके एम्ब्रो को समझ बूझ करके, एम्ब्रो को ऑब्जर्व करके, उसके इकोलॉजिकल, उसका इंट्रैक्शन किस तरीके से है आपको सराउंडिंग से, है ना, इसके बारे में हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को पता लगा करके, जो आजकल जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट है, इस तरीके से टैक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन तक पहुंच पाते हैं, है ना। अब जैसे टैक्सोनॉमी है क्या, तो टैक्सोनॉमी को हम लोग कह सकते हैं कैरेक्टराइजेशन, यानी कि कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। यानी कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which deals about characterization, identification, classification and nomenclature, है ना। those process are called taxonomy, ओके। तो इस तरीके से उसे क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे। टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है कि टैक्सोनॉमी एकदम बड़ नया है। तो टैक्सोनॉमी एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस है ना। अगर टैक्सोनॉमी को और मान लो कि अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक सीक्वेंस को और टैक्सोनॉमी को अगर इवोल्यूशन के साथ पढ़ा जाए तो क्या होगा, है ना। तो वही है। तो देखो इस पैरा में वही है, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर। हम लोग जो है ह्यूमन है, मनुष्य है ना, मानव है, एक से एक नए नए चीज़ों के बारे में जानना, उसके तह तक जाना हम लोग पसंद करते हैं, है ना। तो और उसका उपयोग जानना चाहते हैं। तो आज के दिनों में क्या है, ह्यूमन बींग अलग अलग प्रकार के जो स्रोत हैं उसका क्या हमारी ज़िंदगी में उसका यूज है। जैसे कि हम लोग बेसिक नीड हम लोग जान पाते हैं, जैसे कि आवश्यकता है हमारा जो मेन आधार है ह्यूमन का, जैसे फूड के रूप में रोटी, क्लॉथिंग यानी कपड़ा, एंड शेल्टर यानी कि मकान के रूप में, है ना। तो इस तरीके जो मनुष्य के जो मेन जो तीन जो बेसिक जो नीड है, फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर, इस तरीके से इसके लिए इसके कारण क्या करते हैं, अनेक प्रकार के आपको स्क्रीनिंग, अनेक प्रकार के उसके ऑब्जर्वेशन, है ना, अलग अलग तरीके के आपको नियम अपनाते रहते हैं, अलग अलग तरीके की गहराइयों में आपको किसी के बारे में जानना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, क्यों, उसके यूज को हम लोग जानना चाहते हैं कि उसका आखिर उपयोग क्या है हमारी लाइफ में, है ना, अलग भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इस पैरा में दिया हुआ है ना, सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या अंतर है, सिस्टमैटिक्स को जब आपको इवोल्यूशन और जेनेटिक्स के साथ पढ़ा जाएगा तो सिस्टमैटिक्स कहलाएगा। क्या, जब टैक्सोनॉमी को इवोल्यूशन के साथ पढ़ा जाएगा, फाइलोजेनी के साथ पढ़ा जाएगा तो उसे सिस्टमैटिक्स कहा जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, लंबे अंतराल से आपको नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर, काफ़ी ज़्यादा जानने में नहीं, उसकी गहराइयों तक, उसका डाइवर्सिटी क्या है, उसके अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी, बट आल्सो द, और उनके साथ क्या रिलेशनशिप है ये भी जानने में काफ़ी, मतलब कि अगर देखा जाए तो उनका हैबिट रहा है। तो अब जो है द ब्रांच ऑफ स्टडी बाय रेफर टू एज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक किसे कहेंगे, सिस्टमैटिक वर्ड जो है लैटिन टर्म सिस्टमा से आया, इसका मतलब कि आपको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। यानी कि टैक्सोनॉमी को हम लोग जब आपको एक अरेंजमेंट के अनुरूप पढ़ेंगे, हायरार्किकल फॉर्म में पढ़ेंगे, हायरार्किकल फॉर्म में इवोल्यूशन के अनुरूप जाएंगे, कैसे विकास हुआ इसके बारे में ही, तो ही उसे सिस्टमैटिक्स कहा जाएगा। लिनियस ने आपको एक बुक लिखा था सिस्टमी नेचुरी, ये 1758 में लिखा था, जो एनिमल के बारे में आपको बताया गया था। 1753 में जो लिखा था ना वो प्लांटेसिस, उसमें आपको जो स्पीसीज प्लांटेरम था उनका बुक, तो डैट इज़ इनमें बताया गया था कि किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं।
तो सिस्टम नेचुरी सबसे जो पहला जो एक्सेप्टेड था आपको नोमेनक्लेचर का, वो आपको 1753 में दिया गया था ना, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से नेमिंग करना है। और इस सिस्टम नेचुरी में आपको 1758 में बताया गया था, है ना, एनिमल के अनुकूल। तो इनका जो पब्लिकेशन था, आपको जो बुक जो अनाउंस किए थे, बुक जो पब्लिश किए थे, कौन, आप कैरोलस लिनियस, उसमें बताया गया था, सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया गया था। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स बाय लेटर इन लाइफ टू इंक्लूड, है ना, धीरे धीरे समय के अनुकूल या क्या होते गया, बड़ा होते गया, जिसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने लगे। लेकिन आज के दिनों के बारे में बात कर रहा है तो इतना तो टैक्सोनॉमी है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक जो हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिस्टमैटिक्स जो पढ़ना पड़ता है, सिस्टमैटिक आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ पढ़ते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, है ना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उनके साथ, है ना, इसके साथ पढ़ते हैं। तो दैट इज व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। तो टैक्स रिलेशनशिप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी विद टैक्सोनॉमी, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। या तो सीधे कहो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या तो कहो सिस्टमैटिक्स इज अ टैक्सोनॉमिकल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इस तरीके से ये भी कह सकते हो। तो इस तरीके से हमने 1.2 कंटेंट हमने ये बताया, टैक्सोनॉमी हमने बात किया, जिसमें हमने समझा टैक्सोनॉमी का कैरेक्टराइजेशन के बारे में हमने समझा, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक्स के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम लोग समझेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो अगले नए कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आखिर क्या होता है, हियरार्किकल क्या होता है, टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या होता है। तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जी स्पीसीज है, नीचे से ऊपर रैंक की ओर बढ़ते चले जाएंगे, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले पढ़ेंगे स्पीसीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद आपको ऑर्डर पढ़ना होगा, है ना। तो ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद आपको फाइलम, उसके बाद किंगडम, है ना, उसके बाद डोमेन तो यहाँ नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग वाले वीडियोज़ में। तो जो भी देख रहे हैं, है ना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना, जितने आपके दोस्त हैं ज़रूर हमारे वीडियोज़ को साझा करें, है ना, नए नए कमेंट पास करें। धन्यवाद, जय हिंद।